आपने बहुत सुना होगा स्मॉल इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर, एचएनआई, क्यूआईबी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईज और लोकल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। लेकिन क्या अभी सुना है आपने कभी आईपीओ इन्वेस्टर? जी हाँ, आईपीओ इन्वेस्टर। आईपीओ इन्वेस्टर वो ऐसा इन्वेस्टर होता है जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में लगाता है और लिस्टिंग गेन का इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है और लिस्टिंग पर बेच देता है। ये वो उस फार्मर या किसान की तरह है जो खेती करता है, फसल आती है और बेच देता है और दूसरी खेती के लिए तैयार हो जाता है। वो ये नहीं सोचता कि उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, क्या वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें या नहीं रखें, आज बेचें या कल बेचें। उसका काम होता है आईपीओ लगाना, यानी खेती करना। जो फसल उगे उसमें से जितना भी माल उगे उसको पहले दिन 15 मिनट में बेच देना। क्या आप एक सक्सेसफुल आईपीओ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। कोई भी आईपीओ आते हैं वो 3 कैटेगरी में आ सकते हैं। नंबर 1, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है कि 100 से लेकर 110 के बीच में कंपनी शेयर बेचना चाहती है। उसके बाद में डिमांड बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। यदि उसकी डिमांड अच्छी है तो हो सकता है 110 में हो जाए, और यदि उसकी डिमांड कम है तो 101, 102, 104 पे हो सकता है। इसे कहते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें प्राइस बैंड डिसाइड होता है और इसका मिनिमम 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर को देना होता है। ये रिटेल इन्वेस्टर क्या हुआ? वो लोग जो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं। यदि आपके पास 10 फैमिली मेंबर है और सभी में 2 लाख से कम की एप्लीकेशन यदि आप लगा रहे हैं तो आप सभी अकाउंट में रिटेल इन्वेस्टर की कोटे में आ गए। लेकिन यदि आपने 9 एप्लीकेशन तो रिटेल में लगा दी या 2 लाख से कम लगा दी और एक एप्लीकेशन 2 लाख से ज़्यादा की लगा दी, तो 9 में आप रिटेल हो और अगले में 10वें में आप एचएनआई इन्वेस्टर हो। लेकिन यदि आपने इस एक आईपीओ में तो लगा दी रिटेल में, यानी कि 2 लाख से कम की, और दूसरे में लगा दी 2 लाख से ज़्यादा की, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अब रिटेल इन्वेस्टर रहोगे या बिग इन्वेस्टर कहलाओगे? तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। तो यहाँ मैं सिंपल कर दूँ कि यदि आपने टाटा में एप्लीकेशन लगाई 2 लाख से कम की तो आप टाटा में रिटेल इन्वेस्टर हो। लेकिन एडा में आपने एप्लीकेशन लगाई 2 लाख से ज़्यादा की तो उस एप्लीकेशन के लिए, उस आईपीओ के लिए आप एचएनआई होगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी रिटेल भी हो सकते हो और एचएनआई भी हो सकते हो। वो उस आईपीओ में आपने कितने की एप्लीकेशन लगाई है उस बात पर डिपेंड करता है। नाउ बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अलावा दूसरा है क्यूआईबी बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्यूआईबी के लिए बुक बिल्डिंग का यदि कोई इशू आता है तो उसे हमें क्यूआईबी बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें भी वो ही होता है, प्राइस बैंड होता है, लेकिन 75% आईपीओ क्यूआईबी को देना होता है। बाकी इसमें 10% से कम ही रिटेल इन्वेस्टर को दिया जाता है। ये दूसरी कैटेगरी का आईपीओ आ गया। तीसरा हो गया फिक्स प्राइस आईपीओ। कुछ आईपीओ ऐसे आते हैं जिसकी प्राइस फिक्स होती है। सपोज 78 रुपये में देना है, कोई प्राइस बैंड नहीं है, जो भी लगाना है, जिसको भी लगाना है वो 78 रुपीज़ में लगाएगा और प्राइस बैंड का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, यदि आपका इश्यू फिक्स प्राइस है तो मिनिमम 50% आपको रिटेल के लिए रखना पड़ेगा। इस तरह की ये 3 कैटेगरी होगी। जब भी आपके सामने कोई आईपीओ आए तो आप ये देख लें ये किस कैटेगरी का आईपीओ है और उसमें रिटेल का पोर्शन कितना है। इससे आपको क्लैरिटी होगी कि आपको अलॉटमेंट की प्रोसेस में कितना पार्टिसिपेशन मिलेगा और कितना आपको अलॉटमेंट आ सकता है। तो ये तो बात हो गई कि आईपीओ किस किस तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर किसे कहते हैं। रिटेल में वो लोग होते हैं जो इंडिविजुअल, एचयूएफ या एनआरआई हो सकते हैं और 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं। यदि इशू सब्सक्राइब नहीं होता है, उसका बेसिस किस तरह से डिसाइड किया जाएगा। यदि इशू सब्सक्राइब नहीं होता है तो आपने यदि 2 लाख की एप्लीकेशन लगाई होगी या 15,000 की एप्लीकेशन लगाई होगी, जितने शेयर की आपने एप्लीकेशन लगाई है वो पूरा शेयर आपको अलॉट होगा। लेकिन यदि इशू सब्सक्राइब हो जाता है तो लॉटरी से निकलेगा, और लॉटरी के केस में यदि आपने 15,000 की एप्लीकेशन लगाई है और आपने 1,45,000 की एप्लीकेशन लगाई है, इन दोनों को एक एक लॉट ही माना जाएगा। और सपोज 2 टाइम इश्यू हो गया तो इन दोनों में से किसी भी एक को 1 लॉट यानी कि 30 शेयर टाटा टेक के केस में दिए जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि टाटा का इशू है, 2 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 2 में से 1 अलॉटमेंट आएगा। आपने एप्लीकेशन लगाई 15,000 रुपये की, मैंने लगाई 1,95,000 रुपये की। तो ये क्या करेंगे, 15,000 की एक एप्लीकेशन को 1 टाइम मानेंगे, 1,95,000 की एप्लीकेंट को भी 1 मानेंगे। इन दोनों में से लॉटरी निकालेंगे, जिसका भी नाम लॉटरी में आएगा उसको 30 शेयर का अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। तो ये हो गया
यदि इशू 2 टाइम होता है, सपोज इशू 3 टाइम हो जाता है और आपने एप्लीकेशन लगाई है 15,000 की, आपके दोस्त ने लगाई है 90,000 की और मैंने लगाई है 1,85,000 की, इन तीनों केस में ये माना जाएगा कि इन तीनों ने एक एक लोट के लिए एप्लीकेशन लगाई है, एक एक लोट ही कंसिडर किया जाएगा और तीनों में से लॉटरी निकलेगी। और सपोज आपके दोस्त के नाम की लॉटरी निकलती है तो आपके दोस्त ने जो 90,000 की एप्लीकेशन लगाई है उसको एक लोट यानी कि 30 शेयर 15,000 रुपए के अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। तो आप ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया हुआ है? ऐसा इसलिए किया हुआ है कि यहाँ सेबी का ये मानना है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट मिले, मैक्सिमम लोगों को अलॉटमेंट मिले, नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर्स किसी भी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए ये मानते हैं यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो सबको अलॉटमेंट दो और यदि सबको नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम लोट जितने लोगों को दे सकते हो वो दो। तो इस रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगाने के लिए नेट सेल में आपके लिए टेक क्या है? तो इसमें नंबर 1 बात, इसमें कट ऑफ प्राइस का आपके पास ऑप्शन है। जब भी बुक बिल्डिंग का ऑफर आता है कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन है, आप हमेशा कट ऑफ प्राइस में लगाइए, कभी भी प्राइस बैंड में एप्लीकेशन मत लगाइए। नंबर 2, हमेशा जब भी आपको पता लग जाए कि इशू ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको 90,000 या 1,95,000 की एप्लीकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 15,000 की एक एप्लीकेशन लगाएं। हाँ, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हो तो उन सब के नाम से 15,000 की एप्लीकेशन लगाएं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, माइनर बच्चे हो या फिर आपके कोई रिलेटिव हो, मदर फादर हो या कोई भी हो, जिनके नाम से भी आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, सिर्फ 15,000 की एप्लीकेशन लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3 में से 1 को अलॉटमेंट हुआ और आपने 10 एप्लीकेशन लगाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 9 में से 3 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी 10 में से 3 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप अपनी प्रोबेबिलिटी इस तरह से बढ़ाइए। नाउ तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैन नंबर। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है हमने फर्स्ट डे एप्लीकेशन लगा दी और आपको लास्ट डे आते आते ऐसा लगा कि नहीं मुझे एप्लीकेशन तो नहीं रखनी है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब तक आईपीओ खुला हुआ है आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं कि मुझे पैसा नहीं लगाना है, आपका पैसा आपके आसबा से रिलीज हो जाएगा। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है इन केस ऑफ कोई मिसहैपनिंग हो जाए या कोई बड़ा काम हो जाए या इशू की बाद में पोजीशन खराब हो जाए तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन लगाने में दूसरी कैटेगरी क्या आती है? दूसरी कैटेगरी आती है NII, जिसे कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जिसे HNI कहते हैं। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इंडिविजुअल, HUF, NRI, कंपनीज, LLP, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सब एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसमें ये HNI कैटेगरी है इसलिए इसमें 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगेगी। इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई है, यदि नॉर्मल मेन बोर्ड का IPO है तो 2 कैटेगरी है और यदि वो SME IPO है तो इसमें एक ही कैटेगरी होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मेन बोर्ड के IPO में 2 कैटेगरी है। नंबर 1 स्मॉल HNI, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाते हैं उन्हें स्मॉल HNI कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी वो हो गई लार्ज HNI या बिग HNI, जिसमें 10 लाख या इससे ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं। जो भी इस कैटेगरी का कोटा होता है उसमें से 1/3 स्मॉल HNI के लिए रिजर्व होता है और 2/3 बिग HNI के लिए रिजर्व होता है। इतना तो उसी को ही मिलेगा। अब सपोज स्मॉल HNI की सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग स्मॉल HNI को अलॉटमेंट मिल जाएगा और बिग HNI का सब्सक्रिप्शन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग बिग HNI को अलॉटमेंट मिल जाएगा। यदि इश्यू किसी भी कैटेगरी में अनसब्सक्राइब रह जाए, चाहे वो स्मॉल हो या बिग हो, तो आपको उस कैटेगरी में पूरा अलॉटमेंट मिल जाएगा। लेकिन यदि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो ये लॉटरी में जाएगा और साथ में इसमें भी अलॉटमेंट आपको मिनिमम लोट होगी। मिनिमम लोट क्या होगा? मिनिमम लोट वो रिटेल कैटेगरी वाला नहीं होगा बल्कि HNI कैटेगरी वाला मिनिमम लोट, यानी कि 2 लाख का मिनिमम लोट का आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो यहाँ यदि आप स्मॉल HNI में लगाते हैं और सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाता है तो भी आपको 2 लाख का अलॉटमेंट मिलेगा, चाहे वो 10 में से 1 को मिले या 15 में से 1 को मिले। इन द सेम वे यदि आप 10 लाख या 1 करोड़ की एप्लीकेशन लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट होता है ओवर सब्सक्रिप्शन
के केस में तो भी आपको 2 लाख का ही अलॉटमेंट मिलने वाला है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, ज़्यादा अलॉटमेंट मिल सकता है, यदि ऑड फिगर में फिगर आ रही हो तो कुछ केसेस में ज़्यादा अलॉटमेंट मिल जाता है, वरना यहाँ पे लॉटरी से ही यूज होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टाटा टेक का अभी IPO आ रहा है। आपने स्मॉल HNI कैटेगरी में 2,10,000 की एक एप्लीकेशन लगाई और मैंने उसी में स्मॉल HNI कैटेगरी में 9,90,000 की एप्लीकेशन लगाई और इशू 2 टाइम हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि आपने एक एप्लीकेशन लगाई और मैंने 9,90,000 की लगाते हुए भी मेरी एक एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी या और एक लॉट कंसिडर किया जाएगा। इन दोनों में से लॉटरी निकाली जाएगी। सपोज लॉटरी आपको निकलती है तो आपको एक लॉट मिल जाएगा। लॉटरी यदि मुझे मिलती है तो मुझे भी एक लॉट मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का ही एक लॉट मिलने वाला है। अब आते हैं हम दूसरी कैटेगरी में जिसका नाम है बिग HNI। बिग HNI में क्या होगा, 10 लाख से ज़्यादा। तो टाटा के केस में 10,05,000 रुपए की मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी बिग HNI के केस में, और मैक्सिमम आप कितनी भी लगा सकते हो, जितनी आप चाहो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो भी। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास हाई लिक्विडिटी होती है, वो अपने बैंक अकाउंट से इस तरह से बड़ी एप्लीकेशन लगाते हैं और बड़ी एप्लीकेशन लगाने के बाद में गारंटेड, क्योंकि उनका पैसा बैंक में पड़ा होता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा होता है, उनको 1, 2, 4 लॉट जो भी मिले उसमें वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भी यदि सब्सक्राइब नहीं हुआ तो यदि बड़ी एप्लीकेशन लगी है तो आपको पूरा अलॉटमेंट आ जाएगा। यदि सब्सक्राइब हो गया तो लॉटरी से पूरा अलॉटमेंट लॉटरी निकाल के आएगा। इस केस में भी, लॉटरी के केस में भी वही होने वाला है। आपको अलॉटमेंट तो 2 लाख का ही मिलने वाला है, चाहे आप 10,05,000 के लगाएं या 2 करोड़ के लगाएं, लेकिन लॉटरी के केस में दोनों को 10,05,000 ही कंसिडर करके अलॉटमेंट आएगा। यदि आपको ये क्लैरिटी है तो आपके लिए एक क्लियर टेक यहाँ आता है कि जब भी एप्लीकेशन लगाएं और इशू ओवर सब्सक्राइब हो रहा हो तो कभी भी मल्टीपल लॉट नहीं लगा के मिनिमम लॉट लगाएं, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे स्मॉल HNI हो, चाहे बिग HNI हो। हाँ, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स के लगाएं। मैं एक फैमिली में जनरली ये मान के चलता हूँ, हस्बैंड वाइफ होते हैं, साथ में उनकी एक HF होती है 3, सपोज 2 माइनर बच्चे हैं तो 5, 2 पेरेंट्स, 7 एप्लीकेशन तो आराम से लग सकती है। इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई अपने सिबलिंग के नाम से लगा सकता है। इस तरह से मैं ये चाहता हूं कि IPO इन्वेस्टर 10 फैमिली मेंबर का एक ग्रुप बनाकर एक एप्लीकेशन लगाएं। जो भी अलॉटमेंट आएगा वो फायदा पूरी फैमिली को होने वाला है। तो HNI के केस में बस एक बात ध्यान रखें कि ऑलवेज, हमेशा आपको अपर प्राइस बैंड में ही लगाना है यदि आपको IPO में पार्टिसिपेट करना है। तो लोअर प्राइस बैंड में आपको अलॉटमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात, इसमें यदि आपने एक बार एप्लीकेशन लगा दी तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसको लास्ट डे ही 2 बजे बाद में लगाने की कोशिश करें। और तीसरा, इसमें कट ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं है, कभी भी इसमें कट ऑफ का यूज़ न करें, डायरेक्ट प्राइस बैंड, अपर प्राइस बैंड लगाएं। ये वीडियो कैसा लगा? और हाँ, मैं चाहता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर बने और अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोलें। लिंक डीमेट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, इसको खोलें और IPO से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले यदि आपको मिलेगी तो यहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।